आज अपन ना कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और मेरी ये गारंटी है कि ना तो इस पे आज तक किसी ने चर्चा की है और अगर की भी है ना तो बहुत ही कम की होगी। मैं आपको जो बताऊंगा पूरी व्यवहारिक चीज बताऊंगा जैसा जीवन में घटित होता है, काम होता रहे। तो थोड़ा सा ना आपसे कहूंगा कि आप थोड़े से ध्यान को एकाग्र करके एक एक चीज को समझते जाना मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, मैं मर्ज करूंगा आपके व्यवहारिक जीवन को विज्ञान से भी, अध्यात्म से भी और ज्ञान से भी, और फिर बताऊंगा कि फाइनली होता क्या है और हम किस एंगल से सोचते हैं और एंगल हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कई चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाह रहा हूं चयन शब्द पे। काय पर? चयन। ठीक, अब देखो मतलब ये कि अपने जीवन में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्या है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और जो हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला देते हैं। जैसे चयन हुआ, सफलता हुई, संयम हुआ, अनुशासन हुआ। उन्हीं में से एक शब्द है कौन सा? चयन। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चयन है, ये चयन है क्या? क्योंकि चयन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है चयन। अब देखो कैसे, तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे चयन के महत्व पर। पहली बार चयन का जीवन में महत्व क्या है। दूसरी हम चर्चा करेंगे कि हम लोग जो चयन करते हैं वो चयन हम कैसे करते हैं, हम चयन कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरी चर्चा ये होगी कि हमें चयन कैसे करना चाहिए। ठीक है, तीन बातों पे चर्चा आज होगी। वैसे मैं चाह रहा हूं कि कई चीजें हैं ऐसी जिनको हम कभी ना कभी चर्चा इन पे कर लिया करें, क्योंकि पढ़ते रहो हमेशा, उसके लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चले कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है चयन। अब देखो, चयन के लिए हम तीन बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो ये देखेंगे कि चयन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, और मैं ये प्रूफ करके दूंगा कि चयन का इतना ज्यादा महत्व है कि ये आपकी दशा और दुर्दशा दोनों को संभाल सकता है कौन? चयन। दूसरा, चयन हम कैसे करते हैं, तो चयन करने के पीछे हम लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है, हम कैसे किसी चीज को, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई, जरूरी नहीं है कोई कोचिंग, जरूरी नहीं है कोई नौकरी, जीवन के प्रत्येक हिस्से में ये काम आने वाली चीज है कि हम किस तरीके से क्या करते हैं, चयन करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें चयन करना कैसे चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो होता है वो ये होता है, ना कि ये। ठीक है, हमें चयन कैसे करना चाहिए और हम करते कैसे हैं अभी वर्तमान की स्थिति में। ठीक है, तो हम केवल आज का मुद्दा हमारा रहेगा किस बात को लेकर? चयन को लेकर। ठीक, चयन के बारे में कितने लोग जानते हैं? आपको भी मौका है पर्याप्त बोलने का, 1 घंटा है अपने पास, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि आपका एंगल बदल दूंगा मैं। आप ये बताओ कितने लोग जानते हैं कि चयन क्या होता है। ये जो चुनाव शब्द है ये क्या होता है? चयन का मतलब चुनाव। तो कितने लोग जानते हैं कि ये चयन क्या होता है? कोई भी बता दो। हाँ, खुद का लक्ष्य होता है चयन। ठीक है, और किसी 100 में से किसी एक को चुनना जो प्रतिभाशाली हो। 100 में से किसी एक को चुनना प्रतिभाशाली हो, बात तो दोनों सही है। और बस अपने लक्ष्य को चुनना जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण हो उसे करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण क्या है, मुद्दा तो यही है। जीवन से मतलब नौकरी, कोई ऐसी चीज। हाँ ठीक है, और कोई? तुम्हारी बात भी सही है। और कोई? बस लड़के लड़के हैं, लड़कियों में कुछ भी नहीं है। चयन किसे कहते हैं? तो चलो ठीक है, दोनों की बातें बिल्कुल सही है। एक ने कहा कि चयन का मतलब होता है लक्ष्य और एक ने कहा कि चयन मतलब प्रतिभाशाली को चुनना। इसका मतलब चयन के ऊपर एक चीज और होती है और वो होती है क्या? परीक्षा। जो दूसरा जवाब मिला उसमें ये बात मिल गई कि उसमें परीक्षा होगी, अगर हम किसी को चुनेंगे तो परीक्षा होगी। अब देखो, चयन की प्रारंभिक स्थिति होती है परीक्षा। अब परीक्षा जो होती है, तो परीक्षा का मतलब होता है, जो भैया ने उत्तर दिया, नई आवाज थी, मैंने पहचान नहीं पाया, कोई नया ही होगा। तो जो परीक्षा है वो परीक्षा का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाशाली जो लोग हैं या फिर वो विद्यार्थी, वो शिक्षार्थी जिन्होंने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की है, तो उनको अलग अलग करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? परीक्षा।
मतलब अगर हम अपने सापेक्ष अगर देखें तो परीक्षा का मतलब है कि किसी भी ऐसे विद्यार्थी को चुनना या उसकी उपलब्धि के बारे में ये जानने के लिए कि उसने कितना प्राप्त कर लिया है, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? परीक्षा। इसी परीक्षा के आधार पर क्या होते हैं? चयन होते हैं। ठीक है, अब देखो चयन का मतलब होता है चुनने की प्रक्रिया। इसको क्या कहा जाता है? चुनने की प्रक्रिया है ये, चुनने की प्रक्रिया। अब देखो चयन कितने प्रकार से होता है, हम चुनते कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो हम चुनते हैं, ठीक है, और एक हमें चुना जाता है। बात सही है क्या गलत है? एक तो हमें चुनना है और एक हमें चुना जाता है। अब जो हम चुनते हैं और जो हमें चुना जाता है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो हम भी जो चुनते हैं वो भी हम दो तरीके से चुनते हैं। एक तो हम स्वयं चुनते हैं, ठीक है, और एक हमें चुनाव क्या होता है? कराया जाता है। ये भी बात सही है या गलत है? एक तो हम खुद चुनते हैं और एक हमें चुनवाया जाता है कि चुन लो ऐसा, ठीक है। और जब हमें जो व्यक्ति चुनता है उसके साथ तीन स्थितियां होती हैं। एक स्थिति तो ये होती है कि वो व्यक्ति जो हमें चुन रहा है वो व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से चुनता है कि परिस्थिति क्या है, आप किस लिए चुने जा रहे हो उसके हिसाब से। तो एक तो क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार चुना जाता है। जहां भी तुम्हें लगे कि ये गलत कहीं भी है, वैसे तो है ही नहीं 1000%, क्योंकि सारी चीजें व्यवहारिक है। कहीं अपन ने ऐसा नहीं है कि नेट का प्रयोग अपन कभी नहीं करते। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति तो कैसे चुनता है कि वो परिस्थिति के आधार पर चुनेगा। दूसरा वो व्यक्ति चुनता है स्वयं के प्रभाव से, यानी उसकी खुद की क्या होती है? अवधारणाएं होती हैं, यानी खुद के क्या होंगे? कुछ पूर्वाग्रह होंगे, उनके आधार पर वो क्या करता है? आपको चुनता है। यानी उसकी खुद की इच्छाएं हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है कि व्यक्ति कैसा हो कैसा ना हो, ये सब क्या होगा? उसकी खुद की क्या होगी? अवधारणा होगी। तीसरी जो स्थिति बनती है वो स्थिति बनती है कि वो व्यक्ति जो आपको चुन रहा है वो अन्य व्यक्ति के प्रभाव में भी चुनता है। ये भी होता है, हाँ या ना? यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और वो अन्य के प्रभाव में भी आपका क्या करता है? चयन करता है। ये तीनों बातें होती है कि नहीं होती? ठीक है, मतलब जब हम चुनते हैं तो हमें साथ भी दो स्थिति है। एक तो हमें चुनाव करवाया जाता है और एक हमसे स्वयं हम क्या करते हैं? स्वयं चुनते हैं। और एक वो होता है जो हमें चुनेगा, तो या तो वो परिस्थिति के अनुसार चुनेगा। जैसे आपको अभी किसी का एग्जाम देना है, फर्ज कर लो आपको एमपी पुलिस का एग्जाम देना है, तो आपका परिस्थिति के अनुकूल क्या होगा? चयन होगा। अगर आप उसकी भी अगर ये एग्जाम क्या होता? वनडे नहीं होता। अगर इसमें रिटर्न की कहानी होती तो उसकी स्वयं की अवधारणाएं भी वहां पर क्या करती? काम करती। और अगर वहां पे कोई जुगाड़ तुसाड़ लग जाती तो फिर अन्य के प्रभाव में भी हो जाता, तब जाके क्या होता? आपका चयन होता। अब देखो जब हम स्वयं चुनते हैं किसी चीज को, ठीक है, और जब हमें क्या करवाया जाता है? किसी भी चीज को चुनवाया जाता है, तो जब स्वयं किसी चीज को चुनते हैं तो वहां पर एक चीज आती है जिसको कहा जाता है आत्माभिप्रेरणा। क्या कहा जाता है? आत्माभिप्रेरणा। और एक वो जब कोई और चुनवाता है तो वहां पर कहा जाता है क्या? बाह्य अभिप्रेरणा। समझ लेना पूरी बात, आपका एंगल बदल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। आप पहले चीजों को ध्यान से समझे जरा। मैं केवल बात अभी कर रहा हूं चयन की, फिर अपन बात करेंगे सर्वोत्तम चयन की, कैसे करें और क्या क्या जीवन में इनके महत्वपूर्ण क्या होते हैं, परिणाम और दुष्परिणाम होते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि जब हम खुद चुन रहे हैं तो वहां पर जो चीज काम कर रही है वो है क्या? आत्माभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा नहीं है, आत्माभिप्रेरणा। और जो कोई और करवा रहा है वो है क्या? बाह्य अभिप्रेरणा। तो दो प्रकार की अभिप्रेरणा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज कॉमन है, तो कॉमन है क्या? अभिप्रेरणा। कॉमन क्या है? अभिप्रेरणा। तो देखो ये क्या है? अभिप्रेरणा। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? तो अभिप्रेरणा बना है मोटिवेशन, और मोटिव से नहीं बना, मोटम से बना है। कैसे बना है? मोटम से। और मोटम से बना है क्या? मोटिवेशन। मोटम का मतलब होता है गति। मोटम का मतलब क्या होता है? गति। अब अपन इसको थोड़ा विज्ञान की तरफ लेके जाएं तो गति दो स्थिति में ही मानी जाती है। एक तो तब मानी जाती है तब उसकी स्थिति में क्या है? परिवर्तन आए। स्थिति में क्या है? परिवर्तन। अब अपन थोड़ा विज्ञान की तरफ चल रहे हैं। स्थिति में क्या है? परिवर्तन आए। और दूसरा गति तब मानी जाती है तब क्या हो? तब उसमें विस्थापन हो।
यानी ये दो तो शर्तें ही है, काय की? गति की। बात आ रही है समझ में? गति कब होगी? जब आप क्या करोगे, तब मतलब गति मानी तब जाएगी जब आपकी स्थिति में क्या आया होगा? परिवर्तन, या फिर क्या हुआ होगा? विस्थापन। अब अगर इसी चीज को हम जीवन से जोड़ दें तो परिवर्तन दो तरीके के हो सकते हैं। एक परिवर्तन हो सकता है कैसा? नकारात्मक। कैसा हो सकता है? नकारात्मक। और एक परिवर्तन कैसा हो सकता है? सकारात्मक। ठीक है, अब आपको नकारात्मक परिवर्तन चाहिए या आपको सकारात्मक परिवर्तन चाहिए, तो यहां पर आपको चयन करना पड़ेगा। यानी पहला महत्व है चयन का कि आप ये तय करें कि आपको अपने जीवन से सकारात्मकता चाहिए या नकारात्मकता चाहिए। ये पहला महत्व हो गया किसका? चयन का। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगर स्थिति में परिवर्तन लाने की जब कोशिश करेंगे तो स्थिति में परिवर्तन तभी आ सकता है, फिर से विज्ञान की तरफ अगर जाए, कि जब आप उसके जड़त्व को क्या कर दोगे? जड़त्व को क्या कर दोगे? तोड़ दोगे। ठीक है, अब जड़त्व का मतलब है कि आप वर्तमान में किस गति में हैं। आप जिस भी गति में होंगे, चाहे तो विराम अवस्था में हो चाहे गतिज अवस्था में हो, हर स्थिति में आप कैसी स्थिति में, अगर तात्कालिक स्थिति है तो आपकी कैसी है? जड़त्व की। अब अगर जड़त्व तोड़ना है तो जड़त्व को तोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और अगर हमें विस्थापन करना है तो विस्थापन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? मतलब अगर आप कार्य नहीं करोगे तो फिर क्या नहीं होगा? विस्थापन नहीं होगा। और अगर आप इसके ऊपर बल आरोपित नहीं करोगे तो जड़त्व नहीं टूटेगा। और बल भी कितना आरोपित करना होगा? जड़त्व के मान से ज्यादा। अगर आप जड़त्व के मान के बराबर बल आरोपित करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप जड़त्व से कम करोगे तो वो आपको अलग फेंक देगा। अब ये जड़त्व की स्थिति क्या है? हम हमारे जीवन में जो जड़त्व की स्थितियां हैं वो एक तो आती है कि लोग क्या कहेंगे, एक तो ये बात हमारे जीवन में उतरती है कि लोग क्या कहेंगे भैया, तो हम जड़त्व में रहते हैं। दूसरा हमारा जड़त्व होता है पारिवारिक स्थिति, कि हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारी पारिवारिक स्थिति का मतलब ये कैसी नहीं है? आर्थिक स्थिति। मान ले अपन के पारिवारिक कैसी स्थिति ठीक नहीं है? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तब भी हम जड़त्व की स्थिति में रहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, हम ये देखते हैं कि हम किस स्थान पर रह रहे हैं। हो सकता है कि हम गांव में रह रहे हो, तब भी हम काय की स्थिति में रहते हैं? जड़त्व की स्थिति में रहते हैं। चौथी बात, जो हम जड़त्व की स्थिति में रहते हैं तो हम कहते हैं कि लाइफ इज वंस मोर टेंशन गुड बाय। इसका मतलब हम हमेशा क्या रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं। अब आपको पता नहीं है कि वो खुशी, वास्तविक खुशी क्या है। वास्तविक खुशी का आपको पता ही नहीं है, लेकिन बस खुश रहना चाह रहे हैं। अब खुश तो सुअर गोबर खा के भी रहता है, अब बात थोड़ी पता है कि गोबर के अलावा भी दुनिया में कुछ खाने वाली चीज भी है। समझ रहे हो ना? ऐसे आपको भी नहीं पता कि वास्तविक खुशी क्या है। अब आपने जिसमें भी आपको लग रहा है कि ये खुशी है, आप उसमें खुश हैं, आपको पता ही नहीं है कि वास्तविक खुशी और भी कुछ हो सकती है। मीडिया जैसी स्थिति है, आपको घुमा फिरा के वहीं पर बताया जाएगा कि यही खुशी है, यही दुनिया है, इसी में जीना है। अब आपको पता ही नहीं है कि दुनिया कोई दूसरी भी है जिसमें भी जिया जा सकता है, और वो दुनिया इससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छी है। तो आप कौन सी स्थिति में आ गए? जड़त्व की स्थिति में आ गए। अब देखो, जब आपके ऊपर कोई भी बल आरोपित किया जाएगा तो सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी तात्कालिक स्थिति के विरुद्ध, तात्कालिक स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो जब विरोध करती है कोई भी स्थिति, मान लें आप इन सारी चीजों को लेके आप जड़त्व की स्थिति में हैं। अब अगर कोई आपके ऊपर बल आरोपित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि आप जिसके ऊपर भी बल आरोपित करोगे वो व्यक्ति क्या करेगा? विरोध करेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? विरोध करेगा। और जब वो व्यक्ति विरोध करेगा और आप फिर भी उसके ऊपर लगातार बल आरोपित करते जाओगे तो हो सकता है कि उसका विरोध वहां पर, विद्रोह वहां पर दब जाए, और वो आप उसकी जिंदगी में वो परिवर्तन ला दो जो परिवर्तन आप लाना चाह रहे थे। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसके विरोध के आगे हम हार मान लें, और हार मानने के बाद अपने बल को क्या कर दें? कम कर दें, तो भी उसकी दुर्गति होने वाली है आगे चल के। हर स्थिति में हमें बल को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा इंपोज करना पड़ेगा, ताकि उसकी तात्कालिक स्थिति में हम क्या ला सके? परिवर्तन ला सके। अब बात आती है कार्य की, तो देखो ये बात समझ आ गई कि तात्कालिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल ज्यादा आरोपित करना पड़ेगा। अब जब ये जान लें कि हम जिस जगह पर है वो जगह हमें जड़त्व में बांध के रख सकती है। जड़त्व का मतलब जीवन के संबंध में हुआ हमारी सीमाओं को बांध के रख सकती है, जबकि हर एक व्यक्ति अपने आप में असीम है, उसकी सीमाएं बहुत हैं। अभी हम समझेंगे कि हमारी सीमाओं का निर्धारण कैसे हो गया और हमने कैसे अपने आप को एक सीमाओं में बांध के रख लिया।
हम लोग 80 में हम जो चाहें सो कर सकते हैं। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि आपके मंच पे आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको मोटिवेशन देना चाह रहा हूं या मैं आपको अभिप्रेरित करना चाह रहा हूं। मैं कभी भी आपको अभिप्रेरित करने की कोशिश नहीं करता, मैं आपको आत्माभिप्रेरित करने की कोशिश करता हूं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है और इन दोनों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो जरा, इन चीजों के साथ हम जड़त्व की स्थिति में हैं। अब ये बल लगाने वाले आपके पिताजी हो सकते हैं, ये बल लगाने वाले आपकी बहन हो सकती है, आपके परिवारजन हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में इस बल का अगर आपको लग रहा है कि पिताजी जो करवा रहे हैं या शिक्षक जो करवा रहा है वो आपके ऊपर ज्यादा बल आरोपित करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और अगर वो आपकी धारा में बह जाए तो वो टीचर या पिता या भाई या बहन आपको अच्छा लगेगा, ये भी वाजिब है। क्यों? क्योंकि आपकी पारिवारिक स्थिति को ही पिताजी बार बार दोहराते जाएंगे, बेटा अपनी स्थिति ठीक नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मेरे पिताजी बढ़िया आदमी है। अगर आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे, आपके पिताजी भी आपसे यही कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, अब इसको आप ना कहीं और नहीं ले जाना कि हम तो लव मैरिज करना चाह रहे थे, घर वालों ने कहा लोग क्या कहेंगे तो नहीं कर पाए। ये जीवन को देखो, आपको उड़ान अगर तितली जैसी, अगर आपको उड़ान बाज जैसी चाहिए ना, तो तितलियों का रास्ता छोड़ो। तितली ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती और ये तितलियां तुम्हें ऊपर उड़ने भी नहीं देंगी। अगर बाज जैसी उड़ान चाहिए तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो आप इस चीज को वहां लेके ना जाएं, ये तितलियां हैं और आप बाज हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये चाहिए कि हमें ये बात किसको आप कहीं और लेके जाओ, तो मैं आपको ये प्रेम प्रसंग वाले मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ब्रॉडली पूरे जीवन की बात कर रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बीमारी हम लोगों की है और वो भी हमें काय में लेके आती है, जड़त्व में लेके आती है। और जब जड़त्व में लेके आती है तो वही करते जाते हैं जो लोग कहते हैं। हम इस बीच में अपनी सुनी नहीं पाते, अपना बल क्या है लगा ही नहीं पाते। और जब अपना बल नहीं लगा पाते तो हम अपने जीवन में क्या नहीं ला पाते, परिवर्तन नहीं ला पाते, वो परिवर्तन नहीं ला पाते जो परिवर्तन हम चाहते हैं। अगली बात है वास्तविक खुशी। जीवन में रहना खुश तो सब चाहते हैं, लेकिन रियली वास्तव में खुशी है क्या, उस खुशी की पहचान हम लोगों को होती ही नहीं है। हम जहां हैं हम उसी में खुश हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें बल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आरोपित करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है काय की, कार्य की। तो कार्य करने के लिए हम फिर से विज्ञान में जाएंगे, तो कार्य करने के लिए जरूरत पड़ती है काय की, ऊर्जा की। ऊर्जा के बगैर कोई भी कार्य नहीं होता। और ये नियम विज्ञान का है कि जिस वस्तु के ऊपर जितना कार्य किया जाता है उस वस्तु में उतनी ज्यादा ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। और कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। अब मैं लेके आ रहा हूं आपको अभिप्रेरणा की तरफ। ये अभिप्रेरणा ही वो ऊर्जा है जो आपको क्या करने के लिए, विस्थापन करने के लिए, यही वो अभिप्रेरणा है जो आपकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। यही ऊर्जा कार्य करवाएगी और इसी के आधार पर आप क्या लगा पाएंगे, बल लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब अभिप्रेरणा। अब आप कहोगे कि आपके आधार पर ये अभिप्रेरणा ऊर्जा है क्या? मेरे आधार पर अभिप्रेरणा भी ऊर्जा है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, मैकडूगल। नाम क्या है, मैकडूगल। आप इस नाम से कम परिचित होंगे, लेकिन जो लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट है मैकडूगल। और मैकडूगल का कहना है कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति की जो अभिप्रेरणा होती है, वो अभिप्रेरणा किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, आत्मीय ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है, आत्मीय ऊर्जा। ये कौन कह रहा है, मैकडूगल। और मैकडूगल बहुत ही फेमस क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। इस नाम से आप परिचित ना हो, लेकिन मनोविज्ञान पढ़ने वाले लोग इस नाम से क्या होंगे, परिचित होंगे। वैसे ही दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीएफ स्किनर। क्या नाम है, बीएफ स्किनर। अब देखो ये जो बीएफ स्किनर है ना, ये बीएफ स्किनर क्या कहता है, ये बीएफ स्किनर कहता है कि जो अभिप्रेरणा है ना, ये अभिप्रेरणा अधिगम का, किसका, अधिगम का, अधिगम का राजमार्ग है। अधिगम का क्या है, राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब हाईवे। यानी अगर किसी के पास ये चीज है तो वो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अगर कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है, अगर कोई व्यक्ति मोटिवेट है, अगर कोई व्यक्ति मोटिवेशन में है, तो वो किसी भी चीज को, अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग, यानी हाईवे ऑफ लर्निंग। जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, जब आप दक्षिण पश्चिम में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है। तो अभिप्रेरणा वो हाईवे है जो आपको सीखने को क्या देता है, गति प्रदान करता है। और कैसी, धनात्मक गति। कैसी गति, धनात्मक गति। अब देखो, अब आप फिर से अपन विस्थापन की तरफ आ रहे हैं। गति को मैंने यहां रोक दिया, हर चीज को मर्ज करने की कोशिश करना।
गति को मैंने रोक दिया। विस्थापन के लिए अगर हम विज्ञान में जाएं तो विस्थापन धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। फिर से चयन का महत्व आ जाता है कि हम अपने जीवन में धनात्मक परिवर्तन चाहते हैं, विस्थापन चाहते हैं, शून्य चाहते हैं या ऋणात्मक चाहते हैं। तो ये चयन का दूसरा क्या है, महत्व है। जो चयन आपको ये करना है कि हम अपने जीवन में विस्थापन कैसा चाह रहे हैं, धनात्मक चाह रहे हैं, ऋणात्मक चाह रहे हैं या शून्य चाह रहे हैं। तो ये दूसरा महत्व है किसका, चयन का। अब देखो जरा, मैंने कहा कि अभिप्रेरणा जरूरी है। अभिप्रेरणा के लिए क्या बोला गया, आत्मीय ऊर्जा। और आपको कार्य करना है विस्थापन के लिए तो जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की, और वो ऊर्जा कौन सी है, अभिप्रेरणा। अब आप अगर चाह रहे हैं कि आप बल आरोपित करें तो बल आप जब भी आरोपित कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगी, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा कौन सी है, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा ये है। अब प्रश्न उठता है कि अधिगम क्या है, तो मैंने बताया कि अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। हम अपने जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कंटिन्यूअसली, जब तक आप मर नहीं जाएंगे, जब तक आप मृत्युशैया पे नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आप सीखते रहेंगे। आपकी सांसों की माला का अंतिम मोती भी आपके साथ है, तब भी उस क्षण भी आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हर स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, समझे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सीखने की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, सीखने की आवश्यक शर्तें या अधिगम की शर्तें बहुत होती हैं, जिनमें एक होती है रुचि, जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। एक होती है एकाग्रता, या फिर इसको कहा जाता है अवधान। अवधान का मतलब होता है कंसंट्रेशन। दूसरी जो अधिगम की आवश्यकता होती है वो होती है तत्परता, कि आप किसी भी चीज को लेके कितने क्या है, तत्पर हैं, तब आप सीखते हैं। अगली बात आपकी होती है क्या, सीखने की प्रबल इच्छा, कि आपकी सीखने की इच्छा कितनी है। अगला होता है कि आपकी इच्छा के साथ साथ आपकी जिज्ञासा, चीजों को जानने की क्या और भी है। ये सारी चीजें क्या करवाती हैं, अधिगम करवाती हैं। यानी अगर रुचि नहीं होगी तो अधिगम नहीं होगा, अवधान नहीं होगा। अवधान का मतलब कंसंट्रेशन। अगर आप अभी भी कंसंट्रेट नहीं है तो आप मेरी बात को सीख नहीं पाएंगे, इसलिए अवधान क्या है, जरूरी है। तत्परता, तत्परता का मतलब होता है आप किसी भी चीज को सीखने के लिए कितने ज्यादा तत्पर है, तो आप चीज को सीख सकते हैं। मनोविज्ञान में एक थॉट हमेशा चलता है कि ऊंट को कुएं तक ले जाया तो जा सकता है जबरदस्ती, लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। जबरदस्ती आपको कोचिंग भेजा तो जा सकता है, लेकिन आपको समझाया नहीं जा सकता अगर आप तत्पर नहीं है। बात आती है इच्छा की। अगर आपकी इच्छा नहीं है किसी भी काम को करने की, तो आपको जबरन उस काम में कुदाया तो जा सकता है, लेकिन उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर नहीं पाएंगे। जिज्ञासा, अगर आपको किसी भी चीज को जानने की इच्छा नहीं है, आप जैसे हैं, जहां है, जिस हाल में है, अच्छे हैं, तो आप नई चीज को क्या नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अभिप्रेरणा। फिर से मनोविज्ञान में एक प्रश्न आता है कि अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है। ये सारी चीजें भी उसमें है, लेकिन साथ में अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये कि मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये मोटिवेशन नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देखो, अब बात ये आती है कि हम किसको कहेंगे आत्माभिप्रेरणा या किसको कहेंगे क्या बाह्य अभिप्रेरणा, और इन दोनों में से क्या जरूरी है। अब आप समझे जरा कि आत्माभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है और बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। आत्माभिप्रेरणा का मतलब होता है जब चीजों को आपने चुना है, तब आपने क्या किया, खुद से अभिप्रेरित होकर चीजों को चुना। जब आपको चयन कराया गया तब आपके पास थी बाह्य अभिप्रेरणा। ये दोनों स्थितियां अभिप्रेरणा है। इसका मतलब लाभदायक तो दोनों है, लाभदायक ये भी है, लाभदायक ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभदायक कौन सी है, तो उसको इस उदाहरण से समझो कि कोई हाइड्रोजन नाम सुना होगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में 1.5 लाख किलो जूल ऊष्मीय मान होता है। कंडे जो होते हैं, कंडे का जो ऊष्मीय मान होता है 6000 से लेके 8000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। अगर हम वही बात कोयले की करें तो कोयले में 22,000 से लेके 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम क्या होता है, ऊष्मीय मान होता है। लेकिन क्या कोयले को पता है कि मेरे पास ऊष्मीय मान है? जब आपने कोयले को उठाया तब क्या कोयले ने आपको चिखाया? नहीं चिखाया। जब आपने हाइड्रोजन उठाई तो क्या हाइड्रोजन ने आपको गर्म किया? नहीं किया। हाइड्रोजन को जरूरत पड़ी बाह्य अभिप्रेरणा की, कोयले को जरूरत पड़ी बाह्य अभिप्रेरणा की। आपने चिंगारी जलाई, कोयले को दहका दिया, जब कोयला धधक गया तो फिर कोयले की फिर कौन सी ऊर्जा ने काम किया?
इसने या इसने? आत्माभिप्रेरणा ने। मतलब ये कि अगर कोयला जला है, अगर कोयले ने अपनी हीट दी है तो वो उसी के अंदर छुपी हुई हीट से बाहर काम हुआ है, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा से। तो बाह्य अभिप्रेरणा आपको लाभदायक तो है, बाह्य अभिप्रेरणा आपको लाभदायक तो है, लेकिन ये हमेशा चलने वाली अभिप्रेरणा नहीं है। ये ठीक वैसी है जैसे आपने माचिस की एक तीली जला के कहीं पे कोई आग सुलगा दी तो वो तीली तो बुझ जाएगी लेकिन आग नहीं बुझेगी। तो जो आग आपके अंदर लगी है वो काय की वजह से लगी है? आत्माभिप्रेरणा की वजह से। तो ज्यादा जरूरी क्या है, ये या ये? तो ये तीसरा महत्व है काय का? चयन का। कि हम किसी और के आधार पर चलें या हम अपने आधार पर चलें। मतलब ये कि हम खुद चीजों को चुने या हम किसी के कहने पे चुने। तो आपको याद रखना है कि जहां तक कोशिश हो आप चीजों को चुने। जब आप चीजों को चुनेंगे तो आपके पास वही होगा जो एक तीली के पास था, वो मैं हो सकता हूं, लेकिन आप क्या हो सकते हैं? वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा, आज तक का सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान वाला ईंधन है कौन सा? हाइड्रोजन। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, उससे चीजें अभी नहीं बनी है उसकी, लेकिन सबसे ज्यादा हीट किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। तो अगर आप तंदूर के कोयले हैं आप, तो मैं एक माचिस की तीली हो सकता हूं। यानी मैं बस आपको दहका सकता हूं, लेकिन आपको जिंदा अगर अपनी ऊष्मा का पूरा प्रयोग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आत्माभिप्रेरणा को करना पड़ेगा। तो चयन का तीसरा महत्व है कि आप कराए नहीं जाएं, करें। बात समझ आ रही है ना? तो ये चयन का तीसरा महत्व है। अब दूसरा उदाहरण देखो, आपने गुब्बारे में हवा भर दी तो गुब्बारा जब ऊपर जाता है, वायुमंडलीय दाब 1 वर्ग मीटर पे जो लगता है वो लगता है कितना? 10 की घात 5 न्यूटन। समझ रहे हैं? यानी एक व्यक्ति लगभग 1.5 वर्ग मीटर का उसका मूड होता होगा, तो लगभग 15,000 न्यूटन हमारे ऊपर क्या रहता है? बल रहता है। ये तो विज्ञान कहता है। लेकिन अगर 15,000 न्यूटन हमारे ऊपर बल है तो फिर हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि अंदर से उतना बल लग रहा है। और अगर इस बल का मान, अंदर लगने वाले बल का मान ज्यादा हो जाएगा तो हम 15,000 न्यूटन बल को चीर के ऊपर चले जाएंगे। तो गुब्बारे में जब आपने हवा भरी है, ये बाह्य अभिप्रेरणा थी, लेकिन वो हवा गुब्बारे के अंदर जाने से वो गुब्बारा ऊपर उठ गया है। उस 15,000 न्यूटन बल को चीर कर वो भी कौन लेके गया? आत्माभिप्रेरणा। वो भी कौन लेके गया? आत्माभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा तो सो के रह जाती। आ रही है बात समझ में? लेकिन उसको ऊपर कौन लेके गया? आत्माभिप्रेरणा। तो चयन का चौथा महत्व आता है कि आपको चुनना है कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। आपको क्या, कितनी ऊंचाई तय करना है। ये आ जाता है अधिगम का कौन सा महत्व? सॉरी, चयन का कौन सा महत्व? चौथा महत्व। चयन महत्वपूर्ण है या नहीं? आपको कितनी ऊंचाई तक जाना है ये भी आप तय करेंगे, और ये चयन का कौन सा महत्व हुआ? चौथा महत्व हुआ। अब देखो जरा, अब हम फिर से यहां आ रहे हैं। बल को कितना आरोपित किया जाए, कितनी मात्रा में बल आरोपित किया जाए, ये भी जरूरी है। बल का मान भी जानना जरूरी है। तो बल का मान जानने के लिए हमें चाहिए क्या? निर्देशन। क्या चाहिए? निर्देशन। और एक चाहिए हमें क्या? परामर्श। अब बहुत से लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन है। कुछ लोग दोनों को एक ही मानते हैं कि निर्देशन और परामर्श दोनों एक ही चीजें हैं, जबकि ये दोनों एक ही चीजें नहीं है, एक जैसी हैं। बात आ रही है समझ में? दोनों एक नहीं है। परामर्श निर्देशन का हिस्सा है। निर्देशन एक व्यापक अवधारणा है और परामर्श एक संकीर्ण अवधारणा है। परामर्श को कहा जाता है काउंसलिंग और निर्देशन को कहा जाता है गाइडेंस। बात आ रही है समझ में? मतलब मैं ये बात बता रहा हूं कि बल कितना आरोपित करना है और बल कितना आरोपित नहीं करना, इसके करने के लिए हमें जरूरत है परामर्श की और निर्देशन की, यानी काउंसलिंग की जरूरत है और गाइडेंस की जरूरत है। अब फर्क दोनों में इतना है कि जहां पर निर्देशन होता है ये कोई भी दे सकता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन जहां पर परामर्श होता है ये केवल प्रशिक्षित व्यक्ति दे सकता है। और एक बात और, परामर्श निर्देशन के बिना और निर्देशन परामर्श के बिना अधूरा माना जाता है। इसका मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों एक साथ होना चाहिए। तो अब हम ये चीज किससे लें? वो कौन व्यक्ति होगा? इसके लिए भी पांचवा महत्व है किसका? चयन का। ये पांचवा महत्व है कि आप किसके द्वारा क्या ले रहे हैं? गाइडेंस ले रहे हैं। आप किसके द्वारा काउंसलिंग करा रहे हैं? तो फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? चयन। तो आपको ये 5 और भी कई है जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? चयन के महत्व को समझ सकते हैं। तो ये दो बात हो गई चयन के महत्व की। अब प्रश्न ये उठता है
कि जो चयन हमने कर लिया, ये चयन करता क्या है? तो अभी आकाश ने बोला था कि चयन का मतलब लक्ष्य होता है। बात बिल्कुल सही है। धीरे 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 यही चयन, जो चयन हम करते आए हैं, यही चयन हमारा क्या बन जाता है? दिशा का निर्धारक तत्व बन जाता है। यानी जिसको हम चुनेंगे वही क्या कर जाएगा? हमारा दिशा का निर्धारक क्या बन जाएगा? तत्व बन जाएगा। और मेरा कहना है कि दिशा हमेशा दशा का क्या होता है? निर्धारक तत्व होता है। आया ना? तो दिशा का निर्धारक तत्व कौन है? सॉरी, दशा का निर्धारक तत्व कौन है? दिशा। अब आपकी जो दिशा होगी वही आपकी दशा होगी। अब आप अपनी सुदशा चाहते हैं या कुदशा, ये भी आपको जरूरी है। इसका मतलब आपने जैसे चयन किए होंगे वैसी आपकी क्या होगी? दशा होगी। यानी आपने जो चुना है आपकी दशा वो होगी। अब समझो, ये जो डर हमारे अंदर बैठे थे, क्या ये डर इस डर से बड़े हैं? हाँ या ना? आपके जीवन में लोग क्या कहेंगे? आप कहां हैं, आप कैसे हैं, आप ये मत करो, आप वो मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ये इन डरों में सबसे बड़ा डर अगर कुछ चीज का है तो मेरे अनुभव में वो चीज है दशा का। आपके आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपकी क्या दशा होगी, ये डर हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, ना कि समाज क्या कहेगी, ये डर। क्योंकि आपका जीवन जब सुधरेगा तो आपका होगा, जब आपका जीवन बिगड़ेगा तो भी आपका होगा। तो आपको कभी भी जीवन के आने वाले समय में 10-20 साल में ये ना लगने लगे कि हम जो अब तक जिए वो बस यूं ही जिए, हमारा जीवन बेकार हो गया। अगर हम उसकी ना सुनते, इसके पीछे ना रहते, उसके पीछे ना रहते, तो आज हमारी दशा ऐसी ना होती। क्योंकि चयन करने के लिए कोई और नहीं आया। चयन किसने किया? आपने किया। चले कौन? आप। दिशा किसने तय की? आपने। तो दशा किसकी होगी? आपकी। इसका मतलब जीवन का महत्वपूर्ण तत्वों में सबसे पहला स्थान, पहला अहम रखता है कौन? चयन। चयन आप जैसा, अगर आप चयन अच्छा कर लोगे तो आपके जीवन की दशा बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी यही चयन हमारे क्या बन जाते हैं? लक्ष्य बन जाते हैं। यही चयन हमारे क्या बन जाते हैं? लक्ष्य बन जाते हैं। और जब हम लक्ष्य का पीछा करते हैं तो वो हमारी दिशा हो जाती है। और जब हम दिशा का पीछा करते जाते हैं तो वैसी हमारी दशा हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? चयन है। बात आ रही है समझ में? अब दूसरी बात, अब हम ये तो हमें समझ आ गया, इस मुद्दे को मैं और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको कहीं से, मैं कह रहा हूं कि ये चीज आपको कहीं मिलेगी ही नहीं, समझे? क्योंकि मैं जो बताता हूं वो व्यवहारिक है। मैं किसी भी चीज को फॉलो करके नहीं बताता कि मैंने यहां से ले लिया, वहां से ले लिया। जो मेरे जीवन के अनुभव है वो मैं आपसे साझा करता हूं। और ये चयन की बात आज इसलिए बताना पड़ रही है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों बताना पड़ रही है, वो मैं बताऊंगा। तो ये बात समझ आ रही है ना? तो चयन का ये क्या हो गया? महत्व हो गया। अब अगली प्रोसेस ये कि हम चयन करते कैसे हैं। दूसरा सवाल, दूसरा मुद्दा हमारा यही था कि हम चयन कैसे करते हैं। तो हम जब भी चयन करते हैं तो हम चयन करते हैं अपने दृष्टिकोण से। फर्ज कर लो आप किसी दुकान पे गए, मार्केट में कोई भी चीज खरीदने आप गए हैं, तो आप जो भी चीज खरीदने, परचेज करने गए हैं, तो वहां पे आपने अपने दृष्टिकोण से, फर्ज कर लो कि आपका वहां पर क्या नहीं है, कोई भी दुकानदार वहां पे नहीं है जो आपको कीमत बताएगा। आप गए और आपने कुछ चीजों को पसंद कर लिया, आपका एंगल था, आप पसंद करके काउंटर तक लाए और उसने कहा उसकी जो कीमत है वो कीमत बहुत ज्यादा है। तो आपके सामने दो परिस्थितियां होंगी। पहली, या तो वो चीज को वहीं छोड़ दें, दूसरी, या इतनी मेहनत करें कि उस वस्तु की कीमत चुका सकें। बात आ रही है समझ में? यानी दो बातें हैं। आपने जो चयन किया वो चयन आपने अपने नजरिए से किया। हम क्या चुनते हैं ये तो हमारे वश में है, लेकिन हमें चुनने वाला क्या चुनता है ये उसके वश में है। तो बात समझ आ रही है? गहरी बात है। मैं क्या कह रहा हूं कि हम जो चुनेंगे ये हमारे वश में है, लेकिन हमने जिसको चुना है वो क्या चाहता है ये उसके वश में है। अब ऐसी स्थिति में अगर उसे हम पसंद आते हैं, हमारी कीमत पसंद आती है, तो वो बिक जाएगा, और अगर उसको हमारी कीमत पसंद नहीं आती तो वो नहीं बिकेगा। जब आपने किसी दुकान पे जाके एक कपड़ा, एक वस्तु नहीं खरीद पाई, काय के अभाव में, पैसे के अभाव में, तो फिर आप अपनी सफलता कैसे खरीद सकते हो? थोड़े से संघर्ष में, थोड़ी सी मेहनत में। आपको मेहनत तो करना पड़ेगी।
मेरा कहने का मतलब ये कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या पसंद करते हैं, हम तो कुछ भी पसंद करते हैं। मैं तो रोल्स रॉयस का सपना रखता हूं, लेकिन मेरी औकात नहीं है। आज मेरे पास मेरी पूरी जमीन जायदाद बिक जाए तो मैं गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा। रोल्स रॉयस सपना है, लेकिन क्या करना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ रहा है। समझे, पूरी जायदाद बिक जाएगी तब जाके मैं हो सकता है कि रोल्स रॉयस की बॉडी खरीद पाऊं, इंजन फिर भी ना खरीद पाऊं। तो क्या कर रहा हूं मैं, समझौता कर रहा हूं। कहने का मतलब या तो मुझे समझौता करना पड़े या फिर मुझे उसके लिए संघर्ष करना पड़े। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि महत्वपूर्ण क्या है, आपने जिसको चुना वो महत्वपूर्ण है कि जिसे आपने चुना वो क्या चाहता है, ये महत्वपूर्ण है। जिसे आप चाहते हैं वो क्या चाहता है, उसकी पसंद ज्यादा महत्व रखती है आप जिसे पसंद करते हैं आपकी इस पसंद से। बात समझ में आ रही है? मैं पसंद करता हूं, फर्ज कर लो, या आप पसंद करते हैं आपको एसआई का एग्जाम निकालना है, ये आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन एसआई का पेपर या एसआई में सिलेक्ट कौन होगा ये वो पेपर मुकर्रर करेगा, जो पेपर हॉल में आप देके आएंगे। आपके हिसाब से तय नहीं हो रहा। आपने दुकान पे जो कीमतें तय की थी, जो आपने मनी मन विचार कर लिया था कि मैं इसको पहन के ये लगूंगा वो लगूंगा, जब तक आपने सोचा, जब तक आप वो दुकानदार के पास कीमत पूछने नहीं गए, तब तक आपने खूब मुंगेरी लाल के सपने सजा लिए, खूब ख्याली पुलाव सजा लिए। इस कपड़े में मैं ऐसा लगूंगा, इस क्रीम को लगा के मैं ऐसा लगूंगा, इसको करने के बाद मैं ऐसा लगूंगा, लेकिन जब कीमत की बारी आई तो आपकी हवा निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चीजें भले ही आप पसंद करो, लेकिन आप जिसे पसंद करते हैं उसकी जरूरतों को पहले पूरा करो। जब उसकी अर्हताएं आप पूरी करना सीख जाओगे तो वस्तु जिसका आपने चयन किया है वो आपकी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका मतलब आप जो भी पेपर, जो भी तैयारी करने जा रहे हैं, अपने एंगल से ना सोचें कि ये समझ आ रहा है तो पेपर में आएगा, ये समझ नहीं आ रहा है तो पेपर में नहीं आएगा। क्योंकि पेपर बनाने वाला आपके दृष्टिकोण से नहीं, अपने दृष्टिकोण से सोचेगा। आपका चयन होना है, उसके लिए आपके लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा परीक्षा। तो आप जो भी चुनते हैं, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिफर होना चाहते हैं, तो आप अपने नजरिए से सोचना बंद करें। आपने चुन लिया, बस अब आप शांत रहें। आपने मुझे चुन लिया, बस आप शांत रहें। अब आप मुझसे पूछें कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो मैं बताऊंगा कि मैं आपसे चाहता हूं कि आपको मैथ इतना आता हो, मैं चाहता हूं आपको रीजनिंग इतनी आती हो, मैं चाहता हूं आपको साइंस इतना आता हो, मैं चाहता हूं आपको ज्योग्राफी इतनी आती हो, मैं चाहता हूं आपको करंट अफेयर्स इतने आते हो। बात आ रही है समझ में? तब मैं आपका क्या करूंगा, धारण करूंगा। तो आप या तो मेरे हिसाब से चलो अगर मुझे चाहते हो, या फिर मुझे छोड़ दो। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ, आपका चयन या आपके चयन की पसंद? आपके चयन की पसंद। तो एक दृष्टिकोण यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? पहले चीजों को चुन लो, फिर आप उस चुनी हुई चीज से पूछो कि उसकी कीमत क्या है। आप तो बिकी गए। जब खरीदने वाला, वैसे तो हम बेशकीमती हैं, पर खरीदने वाला आप जैसा हो तो हम तो यूं ही बिक जाएंगे। तो स्थिति वही हो गई है कि आप जब पेपर देने जा रहे हैं, जब आपने किसी भी नौकरी को चुना है, तो आप तो यूं ही फ्री में बिक गए। तो बेशकीमती तो वो है जिसने आपको खरीद लिया है। तो आप उसकी अर्हताओं को पूरा करें। इसके पीछे संघर्ष कितना भी हो आपको करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है, ये चीज महत्व रखेगी, हाँ या ना? नहीं रखेगी। जिस काउंटर पे आप खड़े हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, समझे, आप भिखारी है या आप राजा हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरे पेंट की कीमत दे जा और पेंट ले जा। ठीक वैसे ही पेपर हॉल में आपकी स्थिति क्या रही, आपका जड़त्व क्या रहा, आपके इन रोगों में से कौन सा रोग आपके साथ रहा, इसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे? परीक्षा से। क्योंकि परीक्षा में आपका क्या होना है, चयन होना है। तो आज से आप अगर चयन करोगे तो कैसे करोगे? पहले चीजों को चुनोगे, फिर खुद से नहीं पूछोगे, चीज से पूछोगे कि तुझे क्या चाहिए। बात आ रही है समझ में? तो सोचने का एक पहली बात, यहां तक का सार ये कि हमें कैसे क्या करना है, सोचना है। अब अगली बात, 4 चीजें और हैं। 4 चीजें ये कि अब आप, तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी कि हम कैसे क्या करते हैं, चुनते हैं। तो एक चीज तो ये हो सकती है
एक चीज तो ये हो सकती है कि आप क्या चुनते हैं। एक क्या हो सकता है कि आप क्या चुनते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप कैसे चुनते हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि आप स्वयं चुनते हैं। और चौथी बात ये हो सकती है कि आपको चुनवाया जाता है। होता है ऐसा। जब आप क्या चुनते हैं, ये चीज आपके साहस को बताती है। आपने क्या चुना, ये आपके साहस को बताएगी। आपने चुना कि मैं तो फलाना काम करूंगा, मैं तो किलिमंजारो पे जाके झंडा लहराऊंगा, माउंट क्या नाम से कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा लहराऊंगा। तो ऐसी स्थिति में ये आपका क्या बता रही है, साहस। तो आप क्या चुनते हैं, ये बात क्या बताती है, आपका साहस, यानी आपके साहस का परिचायक है कि आप क्या चुनते हैं। ठीक। दूसरी बात, आप कैसे चुनते हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। आप कौन सी बुद्धि लगा के क्या कर रहे हैं, चीजों को चुन रहे हैं। तो आप क्या चुनते हैं, ये आपके साहस को बताता है। आप कैसे चुनते हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है। आप स्वयं चुनते हैं, ये आपकी सीमाओं को तोड़ने का ही संभावनाएं पैदा करता है। यानी ये बात आपको असीम बना देती है। असीम का मतलब जिसकी सीमाएं ना हो, असीम बना देगी। और आपको जो चुनवाया जाता है, ये आपको एक संसाधन के रूप में क्या करवाई जाएगी, प्रयोग करवाई जाएगी। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। उब तो नहीं रहे, उब रहे हो तो भाग जाना। ठीक है। 4 बातें हैं। पहली बात मैंने कहा कि आप क्या चुनते हैं, ये बात आपके साहस को बताएगी कि आप कितने साहसी हैं। आप कैसे चुनते हैं, ये बात बताएगी कि आपकी बुद्धिमत्ता क्या है। आप स्वयं चुनते हैं, ये आपको निस्सीम कर देगी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप जो चाहे सो कर जाएंगे अगर आप चुनते हैं। और जब आपको चुनवाया जाएगा तो आप संसाधन बन जाएंगे। संसाधन किसे कहते हैं, प्रश्न ये। संसाधन का मतलब होता है हम उपयोग में जिन चीजों को लेंगे वो हमारे संसाधन होंगे। अब मेरे पापा ने मुझे चुनवा दिया कि तुझे तो चपरासी बनना है, तो यहां पर चयन मेरा नहीं है, पापा का है। और जब पापा का चयन है तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। यानी मुझे पापा ने काय के रूप में प्रयोग कर लिया, संसाधन के रूप में। आपके दोस्तों ने आपके ऊपर ख्वाहिश रख दी कि तुम ऐसा कर लो, तो भी आप क्या बन गए, संसाधन। आपकी सीमाएं बन गई। अब आप असीम नहीं रहे। किसी ने कहा कि ऐसा कर लो, किसी ने कहा वैसा कर लो, और आप करते गए तो आप एक खिलौना हो गए। आप ठीक वैसे ही लगेज की गाड़ी के जैसे हो गए। जिस लगेज की गाड़ी में सामान रखा, जिसको लगा कि हमें इसका उपयोग करना है, उसने कर लिया और गाड़ी को जाके बाहर छोड़ दिया। फिर हम कहेंगे कि हमारा जीवन खराब हो गया और हम जो करना चाह रहे थे हम वो कर ही नहीं पाए। तो आप संसाधन क्यों बने रहे, आपने चीजों का चुनाव खुद क्यों नहीं किया। अगर आप खुद करते तो आप निस्सीम हो जाते, आपकी सीमाएं अपार हो जाती, आप जो चाहते वो कर जाते। क्यों फिर आपकी बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, आत्म अभिप्रेरणा। यानी इनर मोटिवेशन क्या कर रहा होता है, सेल्फ मोटिवेशन क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। और अभी जब आप ऐसा बने हैं तो आपका कौन सा मोटिवेशन काम कर रहा है, जो केवल आग लगा सकता है, लगा के बुझ सकता है। लेकिन अगर आपको सतत जलते रहना है, सतत ऊर्जा चलाना है, तो आपको जरूरी है कि आपके अंदर क्या हो, आत्माभिप्रेरणा हो। तो इन चारों में से क्या महत्वपूर्ण है, हम खुद चुने, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा बुरा है, मैं कह रहा हूं दोनों चीजें अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये। तो ये बात है कि हमें क्या करना है, चीजों को खुद चुनना है, चयन खुद करना है। ये पहला फेज है। दूसरा फेज ये रहेगा, अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि चुनना कैसे चाहिए, सर्वोत्तम का चयन हम कैसे करें, हम अपने जीवन में भ्रमित क्यों होते हैं। ये बात अगले सेशन में की जाएगी, क्योंकि सेशन लंबा खिंच जाएगा, वो भी आप कहेंगे तो पहले मुझे इतना बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि चयन क्या है, चयन का जीवन में क्या अहम रोल है। कितने लोगों को ये लगता है, ये लगा है कि हम अपने विचारों के आधार पर चलेंगे। इसका मतलब ये पहले आपको ये भी तय कर लेना है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि हमारी दशा भी खराब आगे चल के होने वाली है और सुधरने वाली भी है। तो ऐसा नहीं है कि कई लोग नहीं तो ये करें कि आपने कहा था कि चयन कर लो, तो मैंने तो फलानी मोड़ी को चुन लिया या मोड़ी खाई कि मैंने ना उस मोड़ी को चुन लिया।
तो भैया तुम्हारी दशा खराब होने वाली है। समझ रहे हो ना? मेरा मतलब चुनने का ये नहीं है कि आप किसको वहां लेके जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, उसको आप चयन करें। आपको लगता है कि हम कैसे सबसे अच्छा चुन सकते हैं, क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, तो पहले आपके पास सारे चयन, सारे बच्चे इसमें बैठेंगे, उसमें से ही एक अच्छे का चयन होगा। तो हमारे पास पहले सारी चीजें होना चाहिए, हमारे पास जितनी पोस्ट है सारी पोस्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें लग जाना है अपने काय में, लक्ष्य की प्राप्ति में 100% आपको सफलता मिलेगी। आपका साइकिल चलाने वाले आप हैं, हैंडल पकड़ने वाला कोई और, पेडल देने वाला कोई और, ब्रेक लगाने वाला कोई और, तो मुझे बताओ क्या आपकी साइकिल अच्छी चलेगी? नहीं चलेगी। जीवन हमारा है, चलाने वाले हम होना चाहिए, पेडल भी हम मारेंगे, ब्रेक भी हम लगाएंगे, एक्सलरेशन भी हम ही देंगे। अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हर चीज हम करेंगे, तभी तो ना गाड़ी सही चलेगी। अब हमारे यहाँ हमारे पास पेडल कोई और दे रहा है, बाप बताई दे रहे हैं, ब्रेक आपकी वो आशिकी लगा रही है, ज्यादा आगे नहीं जाना है नहीं तो आप चले जाओगे, तो ब्रेक वो लगा रही है, हैंडल को आप पकड़े हुए हैं। अब हैंडल पकड़ने से क्या होना है? जब पेडल देने वाले आपकी साइकिल में पेडल नहीं दे रहे हैं, ब्रेक लग के आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो आप हैंडल पकड़े रहो, क्या होगा हैंडल से? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अपने जीवन के खुद खुदा बनो। बात आ रही है समझ में? चाबी कोई और भरेगा तभी चलेंगे, ये खिलौने की निशानी है। चाबी भरे ना भरे हम तो चलेंगे, ये जीवन की निशानी है। बात आ रही है समझ में? इसलिए जिंदा हो तो जिंदा दिखोगी। तो आज पहले ये बताओ क्या बात समझ में आ गई? थोड़ा सा परिवर्तन आपकी सोच में आया। 6 सेशन है इसके, 6। अगर आप कहोगे तो मैं दूंगा, अगर आप नहीं कहोगे तो नहीं दूंगा। अगला सेशन चलेगा कि सर्वोत्तम कैसे चुने, ये अगले मंडे को चर्चा करेंगे, क्योंकि रोज रोज करेंगे तो आप ऊब जाएंगे। तो पहले इतना बताओ, मजा आया?